Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher. Today, I'm going to continue the chapter 8, that is cell, structure and function. ठीक है, जो लास्ट वीडियो था हम लोगों का उसमें मैंने आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया था. ठीक है, सेल्स क्या होती हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसका सबसे फंडामेंटल यूनिट जो होती है उसकी बॉडी की, वो क्या कहलाती है? आपकी सेल कहलाती है ना. सेल्स से मिलकर ही आपके क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं. टिश्यू से मिलकर आपका एक ऑर्गन बनता है और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या मिलता है? हमारी पूरी बॉडी. ठीक है, सेल्स के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे कि अलग अलग साइज शेप्स की जो सेल होती हैं. कुछ सेल्स आपकी राउंड होती हैं और कुछ कैसी होती हैं आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, कुछ ब्रांच्ड होती हैं, है ना. और सबके जो नंबर्स हैं सेल का वो भी सब में अलग अलग होता है. किसी भी एनिमल के, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साइज से उसकी सेल का साइज हम मतलब नहीं पता लगा सकते हैं. ठीक है, कि जैसे एलिफेंट है और एक रैट है, तो एलिफेंट बड़ा एनिमल है तो इट मीन्स ये नहीं है कि उसके अंदर जो सेल्स होंगी वो भी बड़ी होंगी, और रैट छोटा है तो उसकी सेल्स भी छोटी छोटी होंगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. सेल्स जो होती हैं सब में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं. ठीक है, सबसे छोटी जो सेल होती है वो बताई थी मैंने आपको, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बिल्कुल हम उनको नेक्टाइज से तो देख ही नहीं पाते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. सेल्स को भी हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था इस सेल को? रॉबर्ट हुक ने. किसमें? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने आपकी सेल को क्या किया था? डिस्कवर किया था और उसे सेल नाम दिया था ना. और मैं बता रही थी आपको हाँ कि सेल का साइज. साइज क्या होता है? सबसे जो छोटी सेल्स होती है वो किसकी होती है? आपकी बैक्टीरिया की होती है. और सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होती है आपके ऑस्ट्रिच लाइक एग, जिसे आप कह सकते हो. ऑस्ट्रिच आप जानते ही हो, सबसे बड़ा जो है बर्ड्स में सबसे बिगेस्ट बर्ड इसको बोलते हैं हम. और इसका जो एग होता है वो भी सबसे बड़ा होता है. ठीक है, तो जो वो एग होता है वो सिंगल सेल होती है एक. ठीक है, पूरा जो एग होता है वो एक सिंगल सेल होती है ना. तो ये जो होता है सबसे बड़ी सेल होती है आपकी ऑस्ट्रिच की. ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. यूनिसेल्युलर मीन्स होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, और मल्टी सेल्युलर्स जो मोर देन वन सेल्स मीन्स बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर. ठीक है, यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स हमने देखे थे, अमीबा है ना, पैरामीशियम, ये सारे आपके सिंगल सेल के एग्जांपल है. ठीक है, और मल्टी सेल के अंदर तो आते ही हैं जितनी भी प्लांट सेल्स होती हैं, या हम लोग जो हैं हम सब कैसे हैं? मल्टी सेल्युलर. ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किन किन पार्ट से मिलकर आपकी सेल बनती है, और इसका क्या फंक्शन है. ठीक है, ओके, so let's start. You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7 about the digestive organs, which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation, and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specialized functions. For example, roots helps in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7, are responsible for synthesis of food. ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं बहुत सारी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था 7th क्लास के अंदर. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? आपकी माउथ है. ठीक है, एक आपका फूड पाइप होता है, ऑस्टोफेगस जिसे हम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये सारे डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर आपका क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, इनमें सबका जो फंक्शन है वो क्या होता है? अलग अलग होता है. सभी ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है? अलग अलग है. ठीक है, तो और जैसे इसी तरीके से क्या होता है आपके प्लांट्स के अंदर भी होता है. रूट्स भी होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं. इन सब के फंक्शन भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. लीव्स आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस करती हैं, है ना.
फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाती हैं, वो अपना फूड बनाती हैं। ठीक है, रूट्स जो है आपके मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। स्टेम जो होता है वो आपका उनको कैरी करता है बाकी प्लांट्स के अंदर, बाकी जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनके अंदर उनको कैरी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी ऑर्गन्स का क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये किससे मिलकर बने हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स की टिश्यूज, है ना। एक सेम टाइप के टिश्यूज होते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उन सब से मिलकर क्या बनता है, एक आपका ऑर्गन बनता है। कि ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, ईच ऑर्गन, जिसमें हमने ऑर्गन पढ़े लाइक आपका जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, माउथ है, सॉरी ऑसोफेगस है, फूड पाइप है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये किससे मिलकर बने हैं, आपके टिश्यूज से मिलकर बने हैं। और टिश्यू क्या होता है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सेम टाइप की जो सेल्स होती हैं वो मिलकर आपका क्या बनाती हैं, एक टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करता है ना। तो मीन्स क्या हुआ, सेल्स है हमारी बॉडी में, बहुत सारी सेल्स है, लेकिन जो सिमिलर टाइप की जो सेल्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक आपका स्पेसिफिक एक टिश्यू बनाती हैं। और सेम टाइप के टिश्यूज मिलकर फिर आपका क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से फिर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है और उससे फिर हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपका इस तरीके से होता है। तो इसमें सबसे जो फंडामेंटल यूनिट, सबसे जो छोटी यूनिट है वो आपकी क्या होती है, सेल होती है। Pahili realized that an organ is made up of tissues, which in turn are made up of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit. ठीक है, किसी भी बॉडी की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होती है, आपकी एक सेल होती है। नाउ पार्ट्स ऑफ द सेल, कि सेल्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। मेनली जो आपकी सेल होती है वो आपकी 3 पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी आगे नीचे देखिए इसका पिक्चर आएगी, डायग्राम आएगा, उसमें क्लियर हो जाएगी आपको ये चीजें। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, the cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, क्या होता है उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, आपका एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एनक्लोज रहता है। ठीक है, मीन्स एक सेल होती है, सेल की जो सबसे बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहता है। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, आपकी एक सेल को दूसरी सेल से अलग रखती है ना। तो दो सेल्स हैं जैसे, तो दोनों सेलों की क्या होती है, अपनी अपनी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से क्या रहती है, सेपरेट रहती है। और बाकी सराउंडिंग मीडियम, उनके आसपास जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स या चीजें होती है उनसे भी उस सेल को क्या करती हैं, वो अलग करती हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस मीन्स होती है उसमें छोटी छोटी क्या होती है, पोर्स होते हैं, मीन्स छेद होते हैं, है ना। एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो क्या करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, सब्सटेंस या मटेरियल्स को सेल के अंदर लाने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए। जो वेस्ट सब्सटेंस है वो सेल से बाहर जाता है, और जो है आपका उसको अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेल के अंदर आता है ना। तो ये जो प्रोसेस है किसके थ्रू होता है, आपकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेल मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट तो करती है, सेपरेट तो रखती है, बट वो थोड़ी क्या होती है, पोरस होती है, जिससे इजीली वो क्या कर सके, आपका उसके अंदर सब्सटेंस आ भी सके और उसके अंदर से सब्सटेंस बाहर जा सके। इसकी वजह से इसलिए उसको थोड़ा सा कैसा रहता है, वो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, आपकी पोरस होती है।
ठीक है, देखिए इसमें ये आपके बताया गया है एक अनियन सेल दिख रही है आपको, ये जो पिक्चर दिख रही है ये है आपकी अनियन सेल, है ना। अनियन होती है जो सबके घरों में इजीली अवेलेबल होती है, उसकी एक लेयर जो होती है ना, उसको आप काट के अगर माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर उसमें नजर आएगा। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो होती है, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, है ना, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसको? सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था 3 चीजें होती हैं मेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए ये है आप हमारी एक प्लांट सेल है, दिख रहा है आपको, ये जो है ये होता है इसमें न्यूक्लियस। ये जो पूरा एक आपको ये दिख रही है ना एक स्ट्रक्चर रेक्टेंगल सा जो नजर आ रहा है, ये एक सेल है, ये आपका होती है सेल मेम्ब्रेन जो दिख रही है, ये सेंटर में है आपका न्यूक्लियस, और ये जो सेल के अंदर जो फिल होता है ये है आपका साइटोप्लाज्म। दिख रहा है आप, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। ये क्या है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन होती है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, इसे हम बोलते हैं सेल वॉल। भी आया था ना इसके अंदर एक वर्ड, ये सेल वॉल होती है। ठीक है, ये केवल किसमें होती है? आपके प्लांट सेल्स के अंदर होती है, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. सेल को क्या देती है? सेल मेम्ब्रेन शेप देती है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. ठीक है, केवल जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल होती है। This additional layer surrounding the cell membrane is required by the plants for protection. ये जो एडिशनल लेयर होती है ये प्लांट को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, plants will need protection against variations in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मीन्स बहुत हाई विंड चलती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसमें वेरिएशंस होते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, कभी बहुत कम हो जाता है, मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर, इन सब से जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, प्लांट सेल्स को, वो कौन करता है? आपका सेल वॉल करती है। ठीक है, they are exposed to these variations because they cannot move। ठीक है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो तो उनको इन वेरिएशन से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है ना। मतलब वो मूव नहीं कर सकते। हमें तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम अपने अंदर आ जाते हैं, गर्मी लगती है हमने फैन ऑन कर लिया, बट तो प्लांट्स तो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो क्या होते हैं? प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? टूट भी जाएंगे। ठीक है, स्टेम टूट जाएगा, लीव्स गिर जाएंगे उनकी, वो प्लांट क्या हो जाएगा? आपका ग्रोथ ही नहीं करेगा अगर उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकते? मूव नहीं कर सकते, वो जहाँ है वहीं रहेंगे, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, कैसा भी वेदर हो, तो वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते। इसीलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की क्या होती है? ज़रूरत होती है। इसी वजह से उनकी जो सेल है उसके अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। Cells can be observed in the leaf peel of Transcandia, Alodia and Rohio. You can prepare a slide as in the case of onion। ठीक है, अनियन में आप एक स्लाइड इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। पहली आस्क पूछो, इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स, क्या वो एनिमल सेल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर? यस, देखिए इसमें एक्टिविटी 8.3 आपकी, टेक अ क्लीन टूथपिक, टूथपिक लेनी है आपको, और मैचस्टिक, मैचस्टिक भी ले सकते हैं बट उसका जो टिप है आगे का जहाँ केमिकल लगा हुआ होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है उसका, वो आप उसे तोड़ दीजिए। ठीक है, स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक, अपने जो चीक है उसके अंदर उसको क्या करिए? थोड़ा सा स्क्रैप करिए विदाउट हर्टिंग इट। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, जो ग्लास स्लाइड्स होती हैं उसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉप के अंदर उसको रखना है। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। ठीक है, आयोडीन
की एक ड्रॉप डालनी है और उसके ऊपर आपको एक और स्लाइड उसके ऊपर लगानी है, कवर स्लिप लगानी है। अल्टरनेटिवली एड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या डालना है, मेथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके घरों में अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन जब भी अगर हमें चांस मिला तो मैं ये आपको, अगर स्कूल हम लोग आए अटेंड हुआ तो मैं ये आपको स्कूल में या लैब के अंदर करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्पेयर्ड मटेरियल। ठीक है, स्क्रैप्ड मटेरियल जो है उसके अंदर आपको बहुत सारी सेल्स नजर आएंगी। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, तीनों चीजें आप उसमें देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी। बट आपको जो चीज नजर नहीं आएगी वो क्या है, सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ओके, देखिए ये दिख रहा है आपको, ह्यूमन चीक सेल्स, ये आपकी सेल्स है, ये आपका पूरा सेल है ना। ये देखिए इसके अंदर जो ये फिल है ये है आपका साइटोप्लाज्म, ये पूरी आपकी एक सेल है। ये ब्लैक जो आउटर ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियस है बीच में, और इसके बाद जो ये दोनों के न्यूक्लियस और आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या फिल है, ये पूरा साइटोप्लाज्म फिल है। ठीक है आपको, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिस तरह से सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरह से जो न्यूक्लियस है उसके बाहर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपकी इस तरीके से ये सेल्स है, कहाँ की सेल है, ये आपकी ह्यूमन चीक सेल्स। ठीक है, हमारी जो चीक्स के अंदर जो सेल्स होती हैं वो है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, दिखा है जैसे आपको इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इजीली, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, सब्सटेंस होता है जो आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे important जो organisms हैं, organelles हैं, वो present होते हैं। जैसे these are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. ठीक है, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इन ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल से ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। ठीक है, इसके अलावा वैक्यूल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ठीक है, किसी भी जो आपकी जो सेल है, लिविंग सेल है, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, ये कहाँ होता है, जो सेल है उसके सेंटर में लोकेटेड होता है, और शेप कैसी होती है इसकी, स्फेरिकल होती है। It can be stained and seen easily with the help of a microscope. ठीक है, इजीली हम इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा था न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर भी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। ये भी कैसी होती है आपकी, पोरस होती है, इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। जिससे जो सब्सटेंस है, मटेरियल का जो मूवमेंट है वो आपकी न्यूक्लियस के अंदर और बाहर इजीली हो सके। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का वो इजीली हो सके, इसीलिए वो कैसी होती है आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पोरस होती है। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक और छोटी सी आपकी स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोल्स।
ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी न्यूक्लियोल्स। ओके, तो अभी हमने देखा जैसे सेल है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये चीजें होती हैं। फिर हम जब बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर भी क्या होता है, एक न्यूक्लियोल्स होता है। और फिर जो जैसे साइटोप्लाज्म की जगह इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या बोलते हैं उन्हें हम, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। These carry genes and help in inheritance of transfer characters from the parents to the offspring। ठीक है, बहुत बार हमने देखा है कि जो ऑफस्प्रिंग्स मीन्स होते हैं उनके जैसे न्यू जनरेशन जैसे होती है ना, पेरेंट्स होते हैं और उनके आप कह सकते हैं जैसे उनके बच्चे, है ना। तो आपने देखा है कि उनकी जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो आपको सेम मिलते हैं पेरेंट्स में और उनके बच्चों में, होता है कई बार देखा है ना आपने। मीन्स आपकी किसी बहुत सारे क्या होता है, उनका फेस आपस में रिजेंबल करता है, जैसे आपकी शक्ल आपकी मम्मी से मिलती है या आपके पापा से मिलती है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने मम्मी पापा की तरह, अपने पेरेंट्स की तरह करते हैं, है ना। तो ये सब जो जीन्स होते हैं, तो इन कैरेक्टर्स को अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ले जाने का काम कौन करता है, जीन्स करते हैं। ठीक है, तो ये जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये जीन्स को कैरी कौन करता है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, कहाँ होते हैं ये जीन्स, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। तो जो आपके कैरेक्टर्स जो स्टिक्स होती हैं, आपके जो बिहेवियर है, आपका जो रिजेंबलनेस है, उसको आपके पेरेंट्स से कहाँ लेकर जाते हैं, उसको ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम्स को हम देख सकते हैं इजीली जब हम सेल को क्या करते हैं, सेल डिवाइड, सेल जब डिवाइड होती है, ब्रेक होती है, तो हम उन क्रोमोसोम्स को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जीन क्या होते हैं। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी characteristics from parents to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. मीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स क्या होते हैं अपने बच्चों के अंदर, अपने चिल्ड्रंस के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो वो ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, आपके जीन्स करते हैं। इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर, you might also end up having curly hair. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. ठीक है, कि मीन्स किसी के फादर्स की अगर ब्राउन आइज है तो उनके बच्चों की भी हो सकती हैं, मदर के कर्ली हेयर हैं तो उनके बच्चों के भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट बहुत बार क्या होता है, ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये तो आपकी आउटर लुकिंग है। कई बार क्या होते हैं अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा बिहेवियर है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मम्मी जैसे करती हैं हम भी उसी तरीके से करते हैं उसी चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा बोलने का तरीका, हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिलती है किसी से। तो ये सब चीज़ें भी आपकी जो होती हैं, इनको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, आपके जीन्स होते हैं ना। जीन्स के थ्रू आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से किस में चले जाते हैं, आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर, उनके बच्चों के अंदर चले जाते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। और क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as control center of the activities of the cell। ठीक है, तो पूरे सेल की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी आपका कौन करता है, न्यूक्लियस। मीन इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है आपकी सेल का, न्यूक्लियस। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। जो पूरा जो कंटेंट होता है एक सेल के अंदर, जितने भी लिविंग सेल के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, किसी भी सेल का जो लिविंग पार्ट होता है वो आपका होता है प्रोटोप्लाज्म। किस किस से मिलकर बनता है ये, आपके सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, है ना। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, एक न्यूक्लियोल्स होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से ये आपके सेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना ही चैप्टर अच्छे से इसके अंदर एक बार रीडिंग करना, चैप्टर्स को देखकर समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था सेल की स्ट्रक्चर। सेल मेनली आपकी 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उसको शेप, पर्टिकुलर जो शेप होती है सेल की वो उसको सेल मेम्ब्रेन देती है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। न्यूक्लियस क्या करता है, उसको सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी लिविंग सेल का, वो और क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है आपकी सेल की एक्टिविटीज को। ठीक है, न्यूक्लियस भी आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर। और फिर एक आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स, इस तरीके से। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ लेना, ये अच्छे से देख लेना सेल के स्ट्रक्चर्स। ओके, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।